जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने के प्रबल संभावनाएं हैं। और न केवल प्रश्न के उत्तर बल्कि उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग डिस्कस करते हैं और प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते हैं। और यदि आपने रेगुलर वीडियोस ये देखने स्टार्ट कर दिए तो ये विश्वास कीजिए कि हिंदी के किसी भी प्रश्न पत्र में आप कम से कम 95% अंक हासिल करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं, कौन सा होगा। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी अधि, तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो है अधि। देखिए, उपसर्ग क्या होता है? कोई भी मूल शब्द है, मूल शब्द के पहले किसी शब्दांश को लगा दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड उपसर्ग। अगर इसके बाद में कुछ लगाया जाता है तो उसको हम प्रत्यय बोलते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय को छांटने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप शब्द में से मूल शब्द निकाल लें। मूल शब्द क्या है? मान। मान निकाल लिया। अब मान में आगे लगा हुआ ता, तो ये ता जो है ना वो प्रत्यय है। क्या बोलते हैं इसको भाई? प्रत्यय, क्योंकि अंत में लगा है। जो अंत में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। और पहले क्या लगा है? अधि। तो ये जो अधि है ये अधि हो जाएगा उपसर्ग। तो ये हो गया उपसर्ग, ये हो गया प्रत्यय, और मान हो गया हमारा मूल शब्द। तो मूल शब्द के पूर्व में जो लगता है वो उपसर्ग और मूल शब्द के बाद में जो लगता है वो क्या होता है? प्रत्यय। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? अधि। अगर बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? यानी इस प्रधानाचार्य की बात हो रही है। प्रधानाचार्य अंडरलाइंड है, तो इस अंडरलाइंड में जो उपसर्ग है वो क्या है? तो आपने कहा उप प्रधानाचार्य। अब मूल शब्द क्या है? प्रधान। अब अंत में है आचार्य। चलो हमको उपसर्ग की गणना करनी है तो हम पूरा पढ़ लेते हैं। प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य के पहले क्या लगा हुआ है? उप। क्या लगा हुआ है? उप। अब ये उपसर्ग लगा हुआ है, ये किस प्रकृति का उपसर्ग है? तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी उप आएगा तो आप जान लीजिए कौन सी प्रकृति का है। ये तत्सम प्रकृति का उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। उप तत्सम प्रकृति का उपसर्ग है। अगला प्रश्न, प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश, वाक्यांश, पदांश, पद्यांश। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए शब्दांश तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्यय जो होता है वो शब्दांश होता है। ध्यान समझिएगा, वो चाहे प्रत्यय हो चाहे उपसर्ग हो। प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। वो चाहे उपसर्ग हो या फिर प्रत्यय है, दोनों को दोनों क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, शब्द नहीं होते हैं, शब्दांश होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? मतलब सही विलोम नहीं दिया है। अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज अनुज, उन्नत अवगत, आदान प्रदान। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी उन्नत अवगत तो बिल्कुल सही है। यही विलोम में गड़बड़ी है। उन्नत का औन्नत होता है, अवगत नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारे विलोम बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताएं। 2, 4, 6, 8। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल सही जवाब है। और प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं वो उनके 2 भेद होते हैं। एक बात आप नोटिस कीजिएगा, जो भी अगर रेगुलर वीडियो हमारे देख रहे होंगे तो उसको प्रत्येक प्रश्न लगभग रिपीट मिल रहा होगा, क्योंकि जो परीक्षा का पैटर्न होता है वो लगातार जो है रिपीट करता रहता है। एक परीक्षा का प्रश्न दूसरे परीक्षा में, दूसरे परीक्षा का प्रश्न तीसरे परीक्षा में। इसलिए लगातार प्रैक्टिस में अगर आप चीज़ें रखते हैं तो सरकारी नौकरी बड़ी आसान है। ध्यान दीजिएगा, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 2 हैं। मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ, जो शब्द है ना, इस शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्थक होते हैं, निरर्थक होते हैं। तो निरर्थक मतलब कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो इसके भेद नहीं होते हैं। जो सार्थक शब्द होते हैं वो सार्थक हमारे 4 आधारों पर विभाजित किए जाते हैं। पहला स्रोत के आधार पर यानी इतिहास के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर कहते हैं इसको। दूसरा जो होता है वो रचना या बनावट के आधार पर होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है प्रयोग के आधार पर यानी रूप के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर। ठीक है, और चौथा जो होता है वो अर्थ के आधार पर होता है। जो पहला होता है इस स्रोत या इतिहास के आधार पर, ये होते हैं 5 प्रकार के। सब नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और सबसे खास बात तो ये शब्द जो होता है, शब्द के भेद आपसे लगातार अलग अलग आधारों पर पूछे जाते हैं। तो स्रोत के आधार पर शब्द कितने हो गए? 5 हो गए। दूसरा हमने बताया रचना या बनावट के आधार पे, तो वो 3 प्रकार के शब्द होते हैं। और इसके बाद रूप या प्रयोग के आधार पर तो 2 प्रकार के, जो कि आपका प्रश्न पूछा गया अभी, ठीक है, 2 प्रकार के। और चौथा जो होता है वो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं 4। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। और ये जो रूप या प्रयोग के आधार पर जो शब्द है वो हैं विकारी और अविकारी, ठीक है। और जो रचना या बनावट के आधार पर हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। और 5 जो होते हैं उत्पत्ति के आधार पर वो होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, ठीक है। आई होप आपको बात पूरी समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न पे। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तांबूल, पर्ण, पर्णहि, उपानह। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी उपानह तो बिल्कुल सही जवाब है। जो पनही शब्द होता है उसका तत्सम रूप होता है उपानह। अगला प्रश्न, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? उद्यान, आप चेक कीजिए, आपको 5 सेकंड का समय देते हैं इसमें। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। उद्यान का जो वर्ण विच्छेद है वो इस तरीके का हुआ। वर्ण विच्छेद क्या होता है अब ये समझ लेते हैं थोड़ी सी बात। वर्ण विच्छेद का मतलब होता है कि उस किसी पर्टिकुलर शब्द से व्यंजन और स्वर को बिल्कुल अलग अलग कर देना। जैसे मैंने लिखा क, तो अब इस क को हम कहेंगे, क में हलंत लगाएंगे और इसमें अ लगा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब अगर यही हम कहेंगे का तो हम कहेंगे भाई क में हलंत लगाएंगे और प्लस आ, सही है। अगर हमें यही लिखना होता है कु तो हम कहेंगे क में हलंत लगाएंगे और फिर लिखेंगे उ। यही होता है वर्ण विच्छेद, ठीक है। क्या होता है? ये वर्ण विच्छेद होता है। चलिए अब पूरी बात समझ लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब पूरी बात अगर हम समझेंगे तो हम कहेंगे कि भाई उद्यान जो है हम कहेंगे उ, ये तो स्वर ही है, ये तो टूटेगा नहीं। अब जो द्य है वो आधा द, फिर य, फिर आ, फिर न को तोड़ेंगे, न में हलंत और फिर अ। ये हो गया क्या? उद्यान। अब आप कहेंगे य में आपने हलंत नहीं लगाया। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। य में हलंत क्यों नहीं लगाया? क्योंकि य जो है वो अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अर्ध स्वर के अंतर्गत। य और वो 2 ऐसे अक्षर होते हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको तोड़ा नहीं जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। अगला प्रश्न है सरयूर में संधि कौन सी है? दीर्घ, यड़, व्यंजन या स्वर संधि। 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर ए दीर्घ तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए संधि जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार की संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के होते हैं 5 भेद। उस 5 भेद में पहला भेद होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या कहा जाता है कि यदि समान प्रकार के स्वर आपस में मिल जाते हैं तो दीर्घ हो जाता है। यानी अ या आ के साथ अ या आ मिले तो आ हो जाता है। उ या उ के साथ उ या उ मिले तो उ हो जाता है। इ या इ के साथ इ या ई मिले तो ई हो जाता है, मतलब बड़ी ई, दीर्घ होगा हमेशा। और री के साथ री अगर मिल जाता है तो री हो जाता है, बड़ा री हो जाता है। पितृधन रीढ़, पितरीड़। सरयूर में इन्होंने कहा सरयू और धर्म धन ऊर में, तो यहाँ ऊ तो बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, सरयूर में हो जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? भाग, भाष, वाक, बद। 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी भाष तो बिल्कुल सही जवाब है। अब धातु का मतलब होता है मूल शब्द। अब ये जो भाषा है, भाषा में भाष जो है वो मूल शब्द है और उसमें आ प्रत्यय लगा करके इसको भाषा बनाया गया है, ठीक है। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा? भाष हो जाएगा। धातु क्या हो जाएगी? भाष हो जाएगी। अगला प्रश्न, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अयादि, गुण, दीर्घ, यड़।
अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी दीर्घ संधि तो बिल्कुल सही जवाब है। अभी मैंने आपको बताया कि समान प्रकार के स्वरों का जब मेल होता है तो वह दीर्घ हो जाता है। इसका संधि विच्छेद होगा धातु और धन उष्मा। तो ऊ का मात्रा आपस में ऊ मिल गए तो बड़ा ऊ हो गया धातु उष्मा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी यानी कर्मधारय तो बिल्कुल सही जवाब है। विशेषण और विशेष्य का संबंध जब होता है तो वहां पे क्या होता है? कर्मधारय समास। या एक पहचान और है कि जब हम इसका जो है समास विग्रह करते हैं तो के समान या फिर है जो का अर्थ निकलता है। जैसे हमने कहा भाई, हमने एक एग्जांपल ले लिया काली मिर्च। क्या लिया? काली मिर्च। अब देखिए, काली में काली विशेषण है, मिर्च विशेष्य है। मिल गया कि नहीं मिल गया? काली मिर्च। तो काली विशेषण, ये विशेषण विशेष्य का संबंध हो गया। और इसके बाद पहचान भी निकल के आ रहा है, काली है जो मिर्च। मैं कह रहा हूं नील कमल, नील कमल। अब देखिए, विशेषण विशेष्य और एक पहचान भी निकल रहा है, नीला है जो कमल, है ना। तो है जो का अर्थ निकलता है और इसके बाद विशेषण विशेष्य का संबंध रहता है, वो होता है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। अब यदि समास की बात करते हैं तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और 6 प्रकार में सबसे पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा कर्मधारय, तीसरा तत्पुरुष, और फिर द्विगु समास होता है। द्विगु समास के बाद द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास के बाद होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, 6 पार्ट हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? द्विगु, ये द्विगु लिखा है ऐसे, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुव्रीहि। 3 सेकंड। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि तो बिल्कुल सही जवाब है। बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं भाई, 6 पार्ट जो होते हैं क्रम प्रधान कौन सा होता है, किसमें नहीं होता है? पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा है कर्मधारय। कर्मधारय में कौन सा है? उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास है, द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसके बाद 5वां कौन सा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन से? दोनों पद प्रधान होते हैं। और 6वां में कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, यानी बहुव्रीहि में। तो अव्ययी भाव में पहला। इसके बाद आप ट्रिक से याद कर लीजिए कि कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु, ये दोनों में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। और 5वां यानी द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और 6ठा यानी बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। अगला प्रश्न कट गया है हल्का सा, यहाँ उपसर्ग लिखा हुआ है। उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद? 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए शब्दांश तो बिल्कुल सही जवाब है। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी मूल शब्द होता है उसके पहले जो लगता है शब्दांश, वो उपसर्ग होता है। ठीक है, तो उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश। और हमने आपको बताया प्रत्यय भी क्या होता है, अपने आप में शब्दांश ही होता है। तो उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, दोनों को दोनों क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, भाषा लिखने में, भाषा संकेत में, या तीनों में? 3 सेकंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। लिपि की आवश्यकता जो होता है भाषा लिखने में होती है। लिपि का मतलब क्या होता है? लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग, मतलब कैसे लिखा जाएगा। जैसे हिंदी में कहते नहीं कि भाई हिंदी किस जो है कि लिपि में लिखी जाती है, तो आप बताते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो पूछा जाता है ना किस लिपि में लिखी जाती है, तो जो लिपि होती है वो लिखने के लिए प्रयोग में की जाती है, भाषा को लिखने में प्रयोग की जाती है। तो आपने कहा देवनागरी लिपि। अब अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि और किस किस भाषा में प्रयोग किया जाता है, भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे मराठी जो होता है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो नेपाली होती है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में मराठी और नेपाली भी लिखी जाती है, और लिपि जो होती है वो भाषा को लिखने में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, या राजस्थानी हिंदी से? अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी से तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, जो
हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, जितनी भी हिंदियाँ निकली, बोलियाँ निकली हैं, वो सारे शॉर्ट सेनी अपभ्रंश से निकले हुए हैं। और शॉर्ट सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत एक आता है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, कौरवी, बांगरू, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, ये सारे के सारे जो बोलियां हैं वो सारे के सारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे ही खड़ी बोली भी आती है। अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की बात करें तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी की बात करें तो यहाँ पे मेवाती, मारवाड़ी, है ना, मेवाड़ी, ये सारे के सारे जो है कि राजस्थानी हिंदी के पार्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? देखिए लिपि की हमने बात करी, लिपि का मतलब लिखने का ढंग, कैसे लिखा जाता है, ठीक है। 44, 33, 52 या 48? 3 सेकेंड। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां 52 होती हैं। कैसे होती हैं जरा देखते हैं। देखिए जो क से लेके ग तक है, क से लेके ग तक, अ से लेके अह तक, सब चर्चा हम करते हैं। देखिए प से लेके म तक तो 25 हो गए। इसके बाद य र ल व 4 हो गए। इसके बाद श ख स ह 4 हो गए। फिर छ त्र ज्ञ अस्त्र, ये 4 हो गए। पूरा क से लेके ग तक, स्र तक पूरा काम खत्म हो गया इनका। इसके बाद ड़ ढ़ 2 होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन जिसको बोलते हैं, ड़ ढ़, सड़क वाला और पढ़ाई वाला, 2 ये हो गए। इसके बाद आ जाते हैं 13 हमारे जो है क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 2 अयोग वाह अंग अह, ठीक है। तो कुल जोड़ेंगे 25, 4 29, 4 33, 4 37, 2 39, और 39 और 11 50, और 50 2 कितने हो जाते हैं 52। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो एक बार थोड़ा सा रिवर्स करके फिर से देख लीजिएगा, सारे 52 वर्ड हो जाते हैं। चलिए अब जैसे स्वर की बात करते हैं, स्वर को हमने 11 ही क्यों गिना? स्वर को हमने 11 क्यों गिना? इसलिए गिना क्योंकि अ आ इ उ ऊ ऋषि, ए ऐ ओ औ ये स्वर होते हैं। बाकी अंग अह जो होते हैं ना, ये अयोग वाह व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, मध्य स्वर कहते हैं उ, ई या अ को, मध्य स्वर किसको कहते हैं? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी अ तो ये कहलाता है मध्य स्वर, बिल्कुल सही जवाब है। अब मध्य स्वर अगर अ हो गया तो अग्रस्वर और पश्च स्वर भी होते हैं। तो अ, इ, ए, ये होते हैं अग्रस्वर। अब पश्च स्वर क्या होते हैं? अब अ को और सॉरी ये अ इसमें नहीं आएगा, अ तो जो है कि मध्य स्वर के अंतर्गत आ गया। अब जो है कि ये अग्रस्वर, इनको छोड़ करके बाकी जितने भी होते हैं सारे के सारे पश्च स्वर होते हैं। अगला आते हैं, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? ई, य, श, अ, ह, री, ए, स, री, स, ल। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। जो अ और ह है, अ और ह है वो क्या है? कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं, यानी उनका उच्चारण कंठ से होता है। अब ई, य, श कहाँ से उच्चारित होता है भाई? यह होता है तालु से। अब री, ए, पेठरुआ स कहाँ से होता है? ये होता है मूर्धन्य से। और री, स, ल कहाँ से होता है भाई? तो आप बताएंगे ये होता है दंत से, ठीक है। अब वर्ग के अनुसार बात कर लेते हैं। जो क वर्ग होता है वो कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धन्य से, त वर्ग दंत से, और प वर्ग ओष्ठ से उच्चारित होता है। अगला प्रश्न, र म का रूप क्या है? मृ, म्र, रम, कोई नहीं। अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। अब पहले र फिर म, जैसे मैं बोलता हूं मर्म, तो मर्म मैंने बोला तो मर्म, तो पहले र आया फिर म आया ना। अब मैंने बोला चर्म, तो पहले र आएगा फिर म आएगा। मैंने बोला कर्म, तो पहले र फिर म, इसीलिए जो है कि र म का रूप क्या होता है? र म हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगर यहीं पे अगर ये आप पहला ऑप्शन देखते हैं, अगर ये कहते हैं म अधन री, तब ये जो है कि मृ होता। अब अगर इसकी बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो अगर आधा म और फिर र होता तब ये होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी पिछले प्रश्न से लगभग संबंधित है। प्र में पूर्ण वर्ग कौन सा है? प, र, दोनों, इनमें से कोई नहीं, बताएंगे। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है।
ध्यान दीजिए, बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप एकदम क्लियर रखिएगा। प्र में पूर्ण वर्ग कौन सा है? अब हम प्र को देखते हैं। प्र आधा प लिखा जाएगा, इसके बाद ये लिखा जाएगा। एकदम एग्जैक्ट क्लियर बात याद रखिएगा, आधा प फिर र, तो इसमें पूर्ण वर्ग कौन सा है? तो आपने कहा र है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने पूरे वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट में जाए और तमाम वीडियोज़ आपको मिलेंगे, और रेगुलर देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा और डेली अपडेट देखते रहिएगा। अगर आप लगातार इसका प्रैक्टिस करते हैं तो विश्वास कीजिएगा, प्रत्येक हिंदी की परीक्षा में आप 95% अवश्य हल करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।